गुड मॉर्निंग। आज हमारे वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है सर्चिंग सतीश, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी का सीरीज चलाए हैं, जिसको कि हम लोग बेटा देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और अच्छे टॉपिकों की। जैसे कल हमने कुछ टॉपिकों को डिस्कस किया था, लेकिन वीडियो लंबा ना हो, जिसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे। जैसे एक हेनरी के नियम की व्याख्या कीजिए, जो कि 2023, 24, 18 इन सभी में पूछा गया है। और एक मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलर, थोड़ा सा इसको अलग करते हैं। एक होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलर और उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसको देखेंगे, जो कि 2023 में पूछा गया है यूपी बोर्ड में। और एक 21 में यह सवाल पूछा गया है, तो इसको बता देते हैं और इसके सूत्र बताते हैं। ठीक, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और ये रिवाइज करिए, जिसकी वजह से आप केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, बस हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला है, यही क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था। इसके पहले जो बच्चे भी नए आए हैं वीडियो पे, तो जाके पुराना वाला वीडियो देख ले, वहां पे हमने इसको डिस्कस किया है और सारे क्वेश्चन को। तो एक है हेनरी का नियम, इसको हम व्याख्या करते हैं। तो देखिए, हेनरी का नियम यह क्या है, तो ध्यान सुनिएगा, सुनते ही आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, सुनिए। जैसे मैंने एक द्रव लिया, द्रव में हमने किसको घोल दिया? गैस को घोल दिया। किसी द्रव में किसको घोल दिया? गैस को। तो जब किसी भी बेटा द्रव में गैस को घोला जाएगा, ठीक है, तब जो कॉन्सेप्ट आएगा वह कॉन्सेप्ट आता है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है? तो इसका मतलब ये है कि सर, जब किसी हम गैस को किस में घोल देते हैं? द्रव में घोल देते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट आता है वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? हेनरी का नियम। तो इतना तो आइडिया लग गया होगा कि हेनरी का नियम हम कब स्टडी करते हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है इस चैप्टर में कौन कब होता है। तो देखिए, जैसे जब हम द्रव में गैस को घोलते हैं, तब यहाँ पे जो नियम लगता है उसे कहते हैं हेनरी का नियम। ठीक है, वहीं यदि हम किसी द्रव में द्रव को घोलते हैं, तो जो नियम लिखता है उसे हम कहते हैं राउल्ट का नियम। और किसी द्रव में जब हम ठोस को घोलते हैं, तो जो नियम लगता है उसे हम कहते हैं अणु संख्य गुण। अब आप समझ गए होंगे। क्या समझे कि अगर हेनरी के नियम की बात करेगा तो द्रव में हमें किसको घोल देना है? गैस को। अगर हमें द्रव में द्रव को घोल देंगे तो राउल्ट का नियम, अगर द्रव में ठोस को घोल देंगे तो अणुसंख्य गुणधर्म। यह कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट में हम करते हैं। तो देखिए, तो हमने कहा कि जब किसी गैस को द्रव में घोला जाता है तो वहां पे हेनरी का नियम लगता है। नियम क्या है? तो सुनिए, जब किसी गैस को हम द्रव में घोलते हैं, तो जो गैस की मात्रा होगी, गैस की मात्रा जिसको हम दिखाते हैं स्मॉल एम से, उस गैस के आंशिक दाब, आंशिक दाब को दिखाएंगे पी से, इसके समानुपाती होगी। क्या होगी? समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ यहां से कि निश्चित ताप पर किसी भी गैस को द्रव में घोला जाता है। या परिभाषा कैसे देंगे हेनरी के नियम की? जब किसी गैस को द्रव में घोला जाता है, तब गैस की जो मात्रा है उसी गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, अर्थात यम समानुपाती पी। जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक प्रयोग करेंगे के, फिर यहाँ पी है तो पी लिख दिए। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है के, इसी को हेनरी नियतांक कहते हैं। बहुत सारे लोग गलत फहमी में रहते थे, इसको बस नियतांक बोलिएगा, यह हेनरी नियतांक नहीं है। अब यहां से अगर हम आपसे पी का मान निकाले, तो पी बराबर क्या लिख सकते हो? 1/k इंटू यम। ये जो 1/k है, इसी 1/k को हम कहते हैं हेनरी नियतांक।
यह जो 1/k है इसी को बेटा हम बोलते हैं हेनरी नियतांक। तो P बराबर क्या होगा KH इंटू यम। अब KH क्यों कहें, क्योंकि K का मतलब है नियतांक और H का मतलब है हेनरी। तो यह आ गया हेनरी का फर्स्ट इक्वेशन। कैसे बोलोगे, जब किसी द्रव को गैस में घोला जाता है तब जो गैस की मात्रा होती है उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, अब मान लिया गैस की मात्रा कितनी है स्मॉल यम और आंशिक दाब कितना स्मॉल पी है, तो यम समानुपाती पी, समानुपाती का चिन्ह हटा एक नियतांक प्रयोग किए के, या के यहाँ से पी का मान निकाले तो ये सब आ गया। अब एक और इक्वेशन होता है, कुछ बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि सर हम किताब में देख रहे हैं अभी एक इक्वेशन और दिख रहा है, तो याद रखिए कि जो यह द्रव्यमान होता है यह समानुपाती होता है गैस के मोल प्रभाज के। किसके समानुपाती होगा, मोल प्रभाज के। मोल प्रभाज को हम दिखाते हैं एक्स गैस से। तो इसका मतलब ये है कि जहां पे यम है वहां पे एक्स गैस रख दे, तो P बराबर हो जाएगा KH इंटू एक्स गैस। यह सेकेंड इक्वेशन है। ठीक, तो यहां पर देख लीजिए हो गया। हेनरी नियतांक की उपयोगिता बताइए। तो हेनरी नियतांक क्या है, यहाँ पे KH है। याद रखिएगा जब भी KH का मान बढ़ेगा तो विलेयता हमेशा घटेगी। यह इसका अनुप्रयोग हेनरी नियतांक का। ठीक, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है ना, मिटाएं जरा इसको, कह रहा कि मोलर उन्नयन स्थिरांक। एक तो ही कहा, एक कह रहा है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर बताइए। अंतर क्या होता है, बस एक मिनट देखिए ध्यान से। पहले तो ऐसा समझिए कि यह कोई द्रव है। जब द्रव में हम किसी भी पदार्थ को मिलाते हैं, किसी वाष्पशील पदार्थ को मिला देते हैं, तब इस द्रव के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, तो मतलब कहने का यह है कि जब किसी भी आप द्रव में बेटा किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिला दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। अब सुनिए ध्यान से, यदि हम मोलर का मतलब ये होता है कि जब हम 1 लीटर द्रव में या इसको कह दीजिए जल में, ये जब 1 लीटर द्रव में 1 मोल विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है, तब उसके क्वथनांक में होने वाली जो वृद्धि है, तब उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम कहते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। फिर से सुनिए, जब 1 लीटर द्रव में विलेय पदार्थ के 1 मोल को मिलाया जाएगा तब उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक। जबकि ये क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, तो समझिए जब 1 किलोग्राम में हम 1 मोल विलेय पदार्थ को मिला देंगे, कितने मोल, 1 मोल, तो मिला देंगे तब उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होगी उसे कहेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक। बस देख रहे हैं, एक जगह 1 किलोग्राम है, एक जगह 1 लीटर है। तो समझ गए अंतर क्या है, अगर 1 लीटर में 1 मोल मिलाएंगे तो मोलर बनेगा, और जब 1 किलोग्राम में 1 मोल मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मोलर। ओके, नोट करिए। अब नेक्स्ट
यह सवाल देखिए, 1.4 ग्राम प्रति ml द्रव्यमान के आयतन के अनुसार 25% H2SO4 है कि 1 लीटर में मोलरता पूछा था, मोलरता ज्ञात करो। अब इसके लिए हम कल के वीडियो में आपको इस चैप्टर के जितने फार्मूले हैं वही देंगे, सिर्फ फार्मूला का एक वीडियो होगा, तो उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। आज के लिए आपको बता रहे हैं इस सवाल को करेंगे कैसे, कल इसका सारा फार्मूला देंगे। तो देखो, जैसे बेटा यहाँ पे है दिया है, क्या दिया है, H2SO4 की मात्रा कितना दिया है, तो आप कहेंगे 25%। क्या दिया है, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन का मतलब परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दे दिया है। और कह रहा है आयतन भी दिया है, इसका आयतन कितना दिया है, 1 लीटर। हमसे कहा है कि मोलरता ज्ञात करो, यही है। अब एक सूत्र होता है, याद रखो, मोलरता और मोलरता को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, मोलरता और ये परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम के बीच में एक फार्मूला होता है कि मोलरता बराबर होता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम गुणे 10 के बटा एमबी, जहां एमबी क्या है, तो अणुभार है, क्या है, अणुभार। देखो, मोलरता बराबर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कितना है, 25 गुणे 10, विलय का अणुभार कितना है, विलय का मतलब कौन है यहाँ पे, H2SO4। अगर H2SO4 का अणुभार निकालोगे तो निकाल दो, H2SO4 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का कितना होगा, 64 करोगे तो आएगा 98। ये कितना आएगा, 98। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा। आप कमेंट में हमें आंसर बताइएगा इसका कि कितना आ रहा है। ओके, अब कल के वीडियो में, अब कल का वीडियो मिस मत करिएगा। कल के वीडियो में हम आपको बेटा बहुत सारे फार्मूले देंगे इस चैप्टर के सब फार्मूले कितने होते हैं। ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ओके।